आइसलैंड कोई साधारण देश नहीं है। ये आधी रात के सूरजों, काले रेत के समुद्र तटों, साहसी महिलाओं और बर्फ के नीचे उबलते गर्म झरनों की एक जादुई दुनिया है। यह जंगली है, रहस्यमयी है और आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। क्या आप अनपेक्षित की खोज के लिए तैयार हैं? आइसलैंड, अनंत प्रकाश की भूमि। दुनिया में बहुत कम जगह हैं जो आपको ऐसा महसूस करा सकती हैं जैसे समय आपके साथ खेल रहा हो, लेकिन आइसलैंड निश्चित रूप से उनमें से एक है। गर्मियों में, विशेष रूप से जून के आसपास, सूरज लगभग कभी अस्त नहीं होता। आर्कटिक सर्कल के पास स्थित क्षेत्रों जैसे अकुरेरी या ईसाफजोर्दुर में दिन की रोशनी पूरे 24 घंटे बनी रहती है, जिससे मिडनाइट सन नामक एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। यह केवल आपके दैनिक रूटीन को नहीं बिगाड़ता, जहां आप आधी रात को ऐसे टहल सकते हैं जैसे दोपहर हो, बल्कि यह अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभवों को भी जन्म देता है। बाहरी उत्सव, 2 बजे रात को पिकनिक और ऐसे कला कार्यक्रम जो दुनिया में कहीं और नहीं होते। इसके विपरीत आइसलैंड की सर्दी अंधकार की यात्रा है। कई क्षेत्रों में प्रतिदिन केवल कुछ क्षणों के लिए ही हल्की रोशनी मिलती है और कभी-कभी तो वह भी नहीं। लेकिन आइसलैंड के लोग अंधकार से डरते नहीं, वे इसे अपनाते हैं। हर आरामदायक कैफे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से लेकर नॉर्दर्न लाइट्स की सौम्य चमक तक, सर्दी आइसलैंड की पहचान का एक आवश्यक हिस्सा बन जाती है। यह रोशनी और अंधकार के बीच का यह कठोर अंतर, ठिठुरती ठंड और आंतरिक गर्मी के बीच का संतुलन ही आइसलैंड की आत्मा की दृढ़ता और मनोहर सुंदरता को आकार देता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो दिन में सोते हैं और रात भर काम करते हैं? कभी 4 बजे शाम को उठकर सोचा है, ये सुबह है या शाम? तो आइसलैंड आपका आध्यात्मिक साथी है। यहाँ तक कि सूरज भी बिना तनख्वाह के ओवर टाइम करता है। रेनिस्वजारा एक दंतक था जिसमें धूप नहीं है। अगर आप धूप से सराबोर तटों और फिरोजा रंग के पानी के आदी हैं, तो दक्षिणी आइसलैंड में स्थित रेनिस्वजारा, काले रेत का समुद्र तट, आपकी समुद्र तट की सुंदरता की परिभाषा ही बदल देगा। बर्फ से ढके पहाड़ों के तल में बसे छोटे से शहर वी काय मायर्डल के पास स्थित रेनिस्वजारा इतना अलौकिक दृश्य प्रदान करता है कि यह किसी नॉर्स काल्पनिक उपन्यास से लिया हुआ लगता है। यहाँ की रेत सुनहरी नहीं बल्कि जेड काली है, हजारों सालों तक ठंडी हुई ज्वालामुखीय लावा से बनी हुई। ऊंचे बासल्ट स्तंभ तट के किनारे खड़े हैं, प्राकृतिक मूर्तियां जो धीरे धीरे ठंडी होती मैग्मा से बनी हैं और एक विशाल प्राचीन किले के खंडहरों जैसी दिखती है। यहाँ की लहरें कोमल नहीं हैं, वे जंगली, अनियंत्रित शक्ति से टकराती हैं और अक्सर 12 मीटर से ऊपर तक पहुँच जाती है। रेनिस्वजारा शायद ही कभी धूप देखता है। आसमान सामान्यतः बादलों से ढका होता है, हवाएं तेज चलती हैं और मोटी धुंध फैलती रहती है। फिर भी इस धूप की अनुपस्थिति ही समुद्र तट को उसकी अलौकिक तीव्र सुंदरता प्रदान करती है। एक ऐसी जगह जहां आप अद्भुत तस्वीरें खींच सकते हैं और पृथ्वी की आदिम सांस को महसूस कर सकते हैं। क्या आप ट्रॉपिकल बीच टीम के हैं या समुद्र किनारे गॉथिक ड्रामा टीम के? ईमानदारी से कहें, यह जगह ऐसी लगती है जैसे प्रकृति माँ ने बहुत ज़्यादा वाइकिंग टीवी शो देख लिए हों। और कहाँ हो? चलो अब पूरी तरह डार्क मोड में चलते हैं। आइसलैंड, आधुनिक देवियों की भूमि। आइसलैंड में महिलाओं की सुंदरता केवल उनके नॉर्डिक रूपों, तीखे गाल, प्लैटिनम बाल, बर्फीली नीली आंखों में नहीं है, बल्कि उस आत्मनिर्भरता और आज़ादी की आभा में है जो उनके हर कदम से झलकती है। लगभग 4 लाख की आबादी वाले इस देश को दुनिया के सबसे लिंग समानता वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ महिलाओं पर कोई सीमाएं नहीं है कि वे क्या बन सकती हैं। उद्यमी, लेखक, बढ़ई, शिक्षक, पर्वत मार्गदर्शक या केवल मजबूत आत्मनिर्भर एकल माताएं, वे अपने अंदाज में प्यार करती हैं, निर्भीकता से, गहराई से और बिना किसी जजमेंट के डर के। कम आबादी और समुदाय में घनिष्ठ आनुवंशिक संबंधों के कारण गलती से किसी रिश्तेदार को डेट करने का जोखिम वास्तविक है। इस तरह की अजीब स्थितियों से बचने के लिए आइसलैंड के लोगों ने एक अनूठा ऐप बनाया है जिसे ईसलैंडिंग ऐप कहा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता यह जान सकते हैं कि वे जिससे डेट कर रहे हैं उससे संबंधित हैं या नहीं।
जितना अजीब यह लग सकता है, उतना ही यह पारिवारिक मूल्यों और आनुवंशिक जागरूकता के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है। एक आधुनिक सोच जो एक पोस्ट वाइकिंग समाज में विकसित हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आइसलैंड की महिलाएं साथ ही चुनते समय राष्ट्रीयता या रूप को प्राथमिकता नहीं देती। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सम्मान, ईमानदारी और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। शायद यही वजह है कि कई विदेशी यात्री केवल एक रहस्यमय नॉर्डिक देवी से रेक्याविक की धुंधली गलियों में मिलकर प्यार में पड़ गए और यहीं रह गए। आइसलैंड, जहां महिलाओं का सच में सम्मान होता है। आइसलैंड केवल बर्फ और आग की भूमि नहीं है, यह एक ऐसा देश भी है जहां नारीवाद केवल नारों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। वर्षों से आइसलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार लगातार लिंग समानता में दुनिया में नंबर 1 पर रहा है और इसने नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे अन्य नॉर्डिक शक्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। आइसलैंड की संसद और शीर्ष संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी 40 से 50% है। कई मंत्री, सीईओ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महिलाएं हैं। लेकिन सबसे सराहनीय बात यह है कि उनकी उपस्थिति किसी जबरदस्ती कोटा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समाज का स्वाभाविक परिणाम है जो वास्तव में योग्यता में विश्वास करता है, चाहे लिंग कोई भी हो। इस विश्वास का एक सबसे शक्तिशाली प्रतीक है 24 अक्टूबर, महिलाओं की छुट्टी का दिन। इस दिन आइसलैंड की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे काम न करें, चाहे ऑफिस में हो या घर पर, ताकि राष्ट्र को उनके अमूल्य योगदान की याद दिलाई जा सके। पहली बार 1975 में आयोजित यह कार्यक्रम आइसलैंड की अर्थव्यवस्था को इतनी तीव्रता से प्रभावित कर गया कि देश को यह विचार करना पड़ा कि श्रम का मूल्य वास्तव में क्या है। परिणाम, केवल 5 साल बाद आइसलैंड ने दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी, विग्डीस फिनबोगाडोtter। उनकी जीत केवल आइसलैंड के लिए नहीं बल्कि वैश्विक महिला अधिकार आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई। आइसलैंड ने साबित कर दिया है कि लिंग समानता कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मजबूत, न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण राष्ट्र बनाने की नींव है। मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली। जबकि कई देश अभी भी आसमान छूती ट्यूशन फीस और शिक्षा सुधार पर अंतहीन बहसों से जूझ रहे हैं, आइसलैंड ने चुपचाप एक प्रशंसनीय सार्वजनिक शिक्षा मॉडल तैयार कर लिया है जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पूरी तरह मुफ्त है। लेकिन यह केवल एक कल्याणकारी नीति नहीं है, यह समानता और अवसर का एक स्पष्ट संदेश है। आइसलैंड में शिक्षा ऐसा रास्ता नहीं है जो छात्रों की परीक्षा या छंटनी करने के लिए डिजाइन किया गया हो। यह एक ऐसी जगह है जहां आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। शिक्षक वहां भाषण देने के लिए नहीं है बल्कि मार्गदर्शन देने, प्रेरित करने और जिज्ञासा को प्रज्वलित करने के लिए है। छात्रों को पाठ्यपुस्तकों पर प्रश्न उठाने, अपने शिक्षकों से बहस करने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्राचीन और उल्लेखनीय रूप से अपरिवर्तित आइसलैंडिक भाषा, ओल्ड आइसलैंडिक, को अभी भी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाता है। साथ ही छात्रों को प्रारंभ से ही अंग्रेजी, डिजिटल तकनीक, सॉफ्ट स्किल्स और पर्यावरण शिक्षा से परिचित कराया जाता है। यह समग्र दृष्टिकोण ही वह कारण है कि आइसलैंड की निरक्षरता दर लगभग 0 है और उसके लोग आत्म अध्ययन की क्षमता और असाधारण नागरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। संक्षेप में, आइसलैंड की शिक्षा प्रणाली केवल लोगों को प्रशिक्षित नहीं करती, ये लोकतांत्रिक सोच, बौद्धिक स्वतंत्रता और सहानुभूति का पोषण करती है, जिससे एक ऐसा समाज आकार लेता है जो प्रगतिशील भी है और मानवीय भी। वाइकिंग एंड जीन, आइसलैंड की जीवित विरासत। लगभग 4 लाख नागरिकों की छोटी सी आबादी होने के बावजूद आइसलैंड के पास एक ऐसा जैविक खजाना है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। प्रति व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा आनुवंशिक डेटाबेस। आइसलैंड के 2/3 से अधिक नागरिकों ने स्वेच्छा से डीकोड जेनेटिक्स नामक कंपनी को अपना डीएनए दान किया है, जिससे यह देश आनुवंशिकी अनुसंधान में सबसे आगे है। चाहे वह हृदय रोग और मधुमेह को रोकना हो या अल्जाइमर्स और कैंसर जैसी जटिल स्थितियों से निपटना। और भी दिलचस्प यह है कि यह परियोजना केवल चिकित्सा के बारे में नहीं है,
ये लोगों को उनके वाइकिंग पूर्वजों तक पहुंचने में भी मदद करती है। केवल कुछ क्लिक से आप जान सकते हैं कि आप किस नॉर्स योद्धा वंश से आते हैं और समुद्र पार बसे दूर के रिश्तेदारों से भी जुड़ सकते हैं। यह प्राचीन गर्व और आधुनिक जैव तकनीक का अद्वितीय मिश्रण है। आइसलैंड की सरकार न केवल आनुवंशिकी अनुसंधान का पूर्ण समर्थन करती है, वह इसे भविष्य की रक्षा का एक उपकरण मानती है। यहाँ आनुवंशिकी एक सॉफ्ट हथियार है जिसे जीवन की रक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और वैश्विक चिकित्सा खोजों में योगदान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ अन्य देश अभी बुनियादी स्वास्थ्य डेटा प्रणाली के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वहीं आइसलैंड बहुत आगे निकल चुका है। परंपरा, नवाचार और मानवता को एक दूरदर्शी और मानवीय राष्ट्रीय रणनीति में मिलाकर आइसलैंड में डीएनए परीक्षण केवल बीमारियां खोजने के लिए नहीं होते, वे सच्चाई उजागर करते हैं। क्या आपका पूर्वज घोड़े पर युद्ध में गया था या कैंप में झाड़ू लगा रहा था? तो क्या आप ये टेस्ट लेने की हिम्मत करेंगे या डरते हैं कि कहीं ये ना निकल आए कि आपके परदादा तब वाइकिंग आलू छीलने वाले थे? गर्म झरने, आइसलैंड की सामाजिक धड़कन। दुनिया के कई हिस्सों में गर्म झरने केवल विश्राम के लिए पर्यटक स्थल होते हैं, लेकिन आइसलैंड में ये सामाजिक जीवन की धड़कन है। एक प्रकार का दीवार रहित कैफे जहां पूरा देश मिलने, बात करने और जुड़ने के लिए इकट्ठा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के जंगली भूतापीय तालाबों से लेकर शहर के केंद्र में सार्वजनिक थर्मल पूल तक 37 से 40 डिग्री सेल्सियस पानी में डूबना केवल शरीर को आराम देने का तरीका नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का एक जरिया है। यहाँ कोई वर्ग विभाजन नहीं है, कोई सामाजिक स्थिति की बाधा नहीं और कोई उम्र की सीमा नहीं। आप अपने पास किसी शिक्षक, कलाकार, निर्माण कार्यकर्ता या यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी पा सकते हैं और फिर भी सब लोग पुराने दोस्तों की तरह बात करते हैं। आइसलैंड के लोग मानते हैं कि गर्म पानी केवल बर्फ को नहीं पिघलाता, ये सामाजिक दूरी को भी पिघला सकता है। एक ऐसे देश में जहाँ सर्दियाँ लंबी होती हैं और अंधेरा दिनों को ढक लेता है, गर्म पानी सामाजिक गर्मी का स्रोत बन जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग जुड़ते हैं, साथ बिताते हैं और सुने जाने का सुकून पाते हैं। इसलिए अगर आप आइसलैंड जाएं, तो बर्फबारी के बीच किसी भाप से भरे गर्म पूल में डूबने का अवसर न चूकें, जहाँ धुंध में आवाज़ें गूंजती हैं और केवल एक मुस्कान और सिर हिलाने से दोस्ती बन जाती है। वाइकिंग गांव, जहां समय गौरवशाली अतीत में थम जाता है। उत्तर की जमी हुई भूमि के बीच आइसलैंड केवल वाइकिंग युग की यादों को धूल भरी किताबों में नहीं संजोता, वह उन्हें एक जीवंत रूप में जीवित करता है, एक पूरी तरह से पुनर्निर्मित वाइकिंग गांव में। यह कोई फिल्म सेट या मूक संग्रहालय नहीं है, यह एक जीवंत मॉडल है। यहाँ लोग पारंपरिक वाइकिंग परिधान पहनते हैं, घास की छत वाले लकड़ी के घरों में रहते हैं, खुली आग पर खाना बनाते हैं और औजारों को हाथ से बनाते हैं, जैसे उनके पूर्वज 1000 साल पहले करते थे। जो इस गांव को खास बनाता है वह यह है कि आगंतुक केवल पर्यवेक्षक नहीं होते, वे भागीदार होते हैं। आप चेन मेल पहन सकते हैं, लकड़ी तराशना सीख सकते हैं, गर्म पत्थरों पर रोटी सेंक सकते हैं या यहाँ तक कि बहादुर वाइकिंग योद्धाओं के साथ नकली युद्धों में भाग भी ले सकते हैं। क्रिसमस या समर सोलस्टाइस जैसे विशेष त्योहारों के दौरान गांव एक जीवंत मंच में बदल जाता है। युद्ध के ड्रम, कुल्हाड़ी फेंकने की प्रतियोगिताएं और लकड़ी की नावों की परेड उस साहसी समुद्री विजय भावना को पुनर्जीवित करती हैं। यह केवल मनोरंजन नहीं है, यह राष्ट्रीय गौरव का सजीव रूप है। एक ऐसी जगह जहां आइसलैंड के लोग दुनिया को सिखाते हैं कि अतीत केवल याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जिया भी जा सकता है। रेक्याविक, बर्फ और विरासत के बीच आधुनिक धड़कन। आइसलैंड की विनम्र लेकिन आकर्षक राजधानी रेक्याविक आधुनिक आइसलैंड की जीवंत धड़कन है। दिन में आप देखेंगे कि पत्थर की गलियां सुंदर लकड़ी के घरों और चिकनी आधुनिक इमारतों के बीच से गुजरती हैं, जहां स्थानीय लोग साइकिल चला रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं और छोटे कैफ़े में बातचीत कर रहे होते हैं। हस्तशिल्प की दुकानें, पुस्तकालय और संग्रहालय शहर के दृश्य में सहजता से समाहित हैं, जिससे एक ऐसा लयबद्ध वातावरण बनता है जो पूरी तरह नॉर्डिक है, लेकिन ठंडा नहीं।
लेकिन जब रात होती है रेक्याविक बदल जाता है। ये यूरोप के सबसे अनोखे संगीत और नाइट लाइफ केंद्रों में से एक बन जाता है। आरामदायक बार लाइव म्यूजिक स्थलों का काम करते हैं, जहां जैज, रॉक, ईडीएम और इंडी संगीत रात भर बहता रहता है। एक रोचक बात, आइसलैंड के लोग कराओके से प्यार करते हैं। आप उन्हें पूरी शाम गाते हुए सुन सकते हैं, पब्स में या हाँ, यहाँ तक कि आउटडोर हॉट टब में भी। रेक्याविक एक ऐसा स्थान है जहाँ परंपरा और आधुनिकता टकराते नहीं। वे सह अस्तित्व में रहते हैं, जैसे किसी जीवंत खुले दिल वाले शहर की दो धड़कनें। यह वह जगह है जहाँ आप एक डीजे को हेडफोन पहने किसी दादी माँ के पास से गुजरते देख सकते हैं, जो लोक कथाएं पढ़ रही हों और दोनों ही क्षण में डूबे होते हैं। जंगलों में लकड़ी की झोपड़ियाँ। आइसलैंड की जानबूझकर गायब होने की संस्कृति। एक ऐसी दुनिया में जो हर दिन और तेज और ज्यादा शोरगुल वाली होती जा रही है, आइसलैंड के लोगों ने एक अलग लय चुनी है, जानबूझकर कट जाने की लय। दूर दराज की पहाड़ियों, बर्फ से ढके मैदानों और फुसफुसाते जंगलों में बिखरी हुई हैं छोटी लकड़ी की झोपड़ियाँ, जहाँ न इंटरनेट है, न फोन सिग्नल और कभी कभी तो बिजली भी नहीं होती। लेकिन यह अभाव के बारे में नहीं है, यह एक सचेत विकल्प है, आधुनिक भागदौड़ से हटकर शुद्ध अविलंबित शांति को फिर से खोजने का। ये झोपड़ियाँ अक्सर उनके मालिकों द्वारा स्वयं निर्मित ऐसी जगह हैं जहाँ प्रकृति से दोबारा जुड़ा जा सकता है, खुद की आवाज़ सुनी जा सकती है और उन मूल्यों को सम्मान दिया जा सकता है जिन्हें उनके वाइकिंग पूर्वज कभी मानते थे। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के साथ सामंजस्य में जीना। ये भागने की जगह नहीं है, बल्कि वापसी की जगह है, किसी आदिम एहसास की वापसी, जीवन को सरल बनाने और आभासी संबंधों की जगह सच्चे रिश्ते खोजने की एक मानवीय चाह। आज आइसलैंड में ऐसी 300 से अधिक झोपड़ियां फैली हुई हैं जो एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक बन गई है जो धीमी और आत्मीय जीवन शैली को महत्व देती है। आइसलैंड के लोगों के लिए ये झोपड़ियां केवल छुट्टियां बिताने की जगह नहीं हैं, वे मौन के तीर्थ स्थल हैं जहां हर सांस में पहाड़ियों की ठंडक और सदियों पुराने समय की गूंज समाई होती है। वे प्राकृतिक अजूबे जो दुनिया को अचंभित कर देते हैं। आइसलैंड वह जगह है जहां प्रकृति ऐसी कहानियां लिखती है जो अविश्वसनीय लगती हैं। विशाल ग्लेशियरों से लेकर जेड हरे भूतापीय झीलों तक, सुप्त ज्वालामुखियों से लेकर असाधारण रंगों से रंगे पहाड़ों तक। ब्लू लगून, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हॉट स्प्रिंग, एक लावा मैदान में बसा एक प्राकृतिक स्पा है। सिलिका से भरपूर इसके दूधिया नीले पानी में नहाना केवल विश्राम नहीं है, ये त्वचा और आत्मा दोनों के लिए एक उपचारात्मक अनुभव है। ठंडी हवा और बहती धुंध के बीच गर्म पानी में डूबना ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वप्न में स्नान कर रहे हो। वॉटना जोकुल, यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बर्फ का फैला हुआ साम्राज्य प्रतीत होता है। यहाँ आप क्रिस्टल नीली बर्फ की गुफाओं में प्रवेश कर सकते हैं। प्राकृतिक गिरजाघर जो इतने अद्भुत हैं कि मानो ईश्वर ने स्वयं उन्हें तराशा हो। यही वह जगह है जहां खोजी, फोटोग्राफर और प्रकृति प्रेमी धरती के साथ सांस लेने आते हैं। और लैंड मन्नालॉगर को मत भूलिए, ये बहुरंगी ज्वालामुखीय पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पगडंडियां हरे मैदानों, गर्म झरनों और ऐसे चट्टानों से होकर गुजरती हैं जो किसी कलाकार की कूची से रंगी हुई लगती हैं। यहाँ का हर कदम एक दृश्य यात्रा है, ये याद दिलाने वाला कि हमारा ग्रह आज भी ऐसे चमत्कारों से भरा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आइसलैंड के छिपे हुए जीव। दुनिया के कई हिस्सों में परियां और एल्फ केवल परी कथाओं के पात्र होते हैं, लेकिन आइसलैंड में उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। आइसलैंड के लोग उन्हें हुल्दुफोक छिपे हुए लोग कहते हैं और कई लोगों का मानना है कि वे चट्टानों, पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच रहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह विश्वास केवल लोक कथाओं में नहीं टिकता, ये राष्ट्रीय निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। कई राजमार्ग, कारखाने या बड़े निर्माण परियोजनाओं को इस आशंका के चलते टाल दिया गया है कि वे एल्फ घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक उल्लेखनीय मामला 2013 में हुआ जब रेक्याविक के पास एक सड़क परियोजना को बदल दिया गया क्योंकि कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वह क्षेत्र हुल्डुफोल्क के लिए पवित्र है।
और भी उल्लेखनीय यह है कि आइसलैंड में एक प्रसिद्ध हस्ती हैं जिन्हें एल्फ अनुवादक कहा जाता है, राग्नहिल्डर जॉन्सडॉटर, जो एक अनौपचारिक संगठन की अगुवाई करती है जो इन रहस्यमय प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पित है। एक ऐसा देश जो आनुवंशिकी और तकनीकी नवाचार में अग्रणीय है, वहाँ आध्यात्मिक लोक कथाओं का यह समानांतर संरक्षण कुछ गहरा दर्शाता है। प्रकृति, अदृश्य और पवित्र के प्रति गहरी जड़ें जमाई हुई श्रद्धा जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो हाँ, आइसलैंड में एल्फ की संपत्ति से छेड़छाड़ करना बहुत बुरा विचार है। आप शायद कर से बच सकते हैं, लेकिन हुल्डुफोक से नहीं। कीट मुक्त स्वर्ग आइसलैंड में नहीं है, मच्छर और चींटियां वो। कल्पना कीजिए एक ऐसी गर्मी की जिसमें मच्छरों की भनभनाहट नहीं हो और चींटियां आपके किचन पर हमला न करें। आइसलैंड में यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक शानदार सच्चाई है। दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक जहां न तो स्थानीय मच्छर हैं और न ही चींटियां। आइसलैंड एलर्जी से ग्रस्त यात्रियों या बस कीड़ों के शौकीनों के लिए आदर्श गंतव्य है। इसका कारण आइसलैंड की अनोखी जलवायु और भूगोल में छिपा है। जमाव और पिघलाव के बीच लगातार तापमान उतार चढ़ाव मच्छरों के अंडों को लार्वा में विकसित होने से रोकता है। वहीं ज्वालामुखीय, पत्थरीली मिट्टी और नम पारिस्थितिक तंत्रों की कमी के कारण चींटियों के लिए यहाँ कॉलोनी बनाना लगभग असंभव है। जहाँ अधिकांश देश हर साल मच्छर नियंत्रण और कीट जनित रोगों से निपटने में अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वहीं आइसलैंडर्स बिना किसी कीट निरोधक के बाहरी पिकनिक, कैंपिंग और लंबी पैदल यात्राओं का आनंद लेते हैं। यह केवल जीवन शैली की सुविधा नहीं है, यह एक जैविक वरदान है जो इस उत्तरी देश के ईर्ष्यालु रूप से स्वच्छ और शांत जीवन स्तर में योगदान करता है। आइसलैंड और शराब, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नियंत्रण। अधिकांश देशों में आप स्थानीय सुपरमार्केट से शराब खरीद सकते हैं, लेकिन आइसलैंड में नहीं। यहाँ शराब की बिक्री राज्य द्वारा सख्ती से नियंत्रित की जाती है और केवल वीनबुदिन नामक सरकारी स्टोरों की एक श्रृंखला के माध्यम से वितरित की जाती है। यह नीति रूढ़िवादिता की निशानी नहीं है, बल्कि एक तर्कसंगत सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति है। लगभग 75 वर्षों के बियर निषेध, जो 1989 तक चला, के बाद आइसलैंड ने मूल्यवान सबक सीखे और एक अनूठा मार्ग अपनाया। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे सख्ती से प्रबंधित किया गया। शराब की दुकानों के खुलने के समय सीमित है, कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची हैं और प्रचार लगभग नहीं के बराबर है। उद्देश्य लोगों को शराब पीने से रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सेवन के प्रति अधिक जागरूक बनाना है, ताकि जिम्मेदार आनंद को प्रोत्साहित किया जा सके, न कि लापरवाह अत्यधिक सेवन को। परिणाम स्वरूप आइसलैंड में शराब की लत और शराब से संबंधित हिंसा की दर यूरोपीय औसत की तुलना में काफ़ी कम है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक प्रगतिशील समाज उपभोग को बिना अतिवादी निषेध के नियंत्रित कर सकता है। आइसलैंड, अजीब और शानदार त्योहारों की भूमि। अगर आपको लगता है कि सर्दियां उबाऊ, धूसर और नीरस मौसम है, तो आइसलैंड आपको चौंका देगा। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में भी आइसलैंडर्स जश्न मनाने के बहाने ढूंढते हैं और वे इसे सबसे अद्भुत और विचित्र तरीकों से करते हैं। सबसे प्रिय आयोजनों में से एक है आइसलैंड एयरवेव्स फेस्टिवल, जो सर्दियों के मध्य में आयोजित होता है, जब रेकाजाविक एक विशाल मंच में बदल जाता है जहां इंडी, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक संगीत गूंजता है। प्रदर्शन केवल पारंपरिक स्थलों तक सीमित नहीं होते, वे बेकरी, परित्यक्त कारखानों, पुस्तकालयों और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्नानघरों तक फैल जाते हैं। रचनात्मकता और साहस आइसलैंडिक सांस्कृतिक जीवन के डीएनए में शामिल है। फिर आता है बियर डे, जिसे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। बियर की कानूनी वापसी के उपलक्ष्य में 1915 से 1989 के निषेध के बाद। इस दिन बार और पब पूरी रात खुले रहते हैं, ताज़ा बियर बहती रहती है और लोग बियर पीने के अधिकार का जश्न मनाते हैं। लेकिन इन विचित्र त्योहारों के पीछे एक समाज छिपा है जो ऊर्जा और आशावाद से भरा है, जो कठोर मौसम को अपनी खुशी पर हावी नहीं होने देता। आइसलैंडर्स के लिए कोई भी उत्सव भव्य होना जरूरी नहीं।
संगीत, रोशनी और सामुदायिक भावना के साथ साल का कोई भी दिन एक यादगार उत्सव बन सकता है। जीवन यापन की लागत सस्ती नहीं, लेकिन हर पैसे के लायक। आइसलैंड को अक्सर अत्यधिक महंगे देश के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल और रोचक है। जबकि जीवन यापन की लागत विशेष रूप से भोजन और सेवाओं के लिए यूरोपीय औसत से अधिक हो सकती है, लेकिन जो मूल्य आपको मिलता है वह रसीद पर छपी रकम से कहीं अधिक होता है। शुरुआत के लिए आइसलैंड की 99% से अधिक बिजली और हीटिंग अक्षय स्रोतों से आती है, मुख्यतः जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा से। इसके परिणाम स्वरूप उपयोगिता लागत आश्चर्यजनक रूप से कम, स्थिर और वैश्विक ऊर्जा संकटों से अछूती रहती है। स्वच्छ हवा, पीने योग्य नल का पानी और औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त वातावरण यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से आइसलैंड लगभग अपराध मुक्त है। यहाँ कोई स्थायी सेना नहीं है और पुलिस शायद ही कभी आग्नेयास्त्र रखती है। यह ऐसा देश है जहाँ लोग रात को दरवाजे बिना ताले के छोड़ देते हैं और बच्चे बहुत कम उम्र से ही अकेले स्कूल जाते हैं। रेक्याविक में एक बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लेना लगभग $1,200 प्रति माह पड़ता है, जो उस जीवन स्तर, औसत आय और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा को देखते हुए काफ़ी उचित है। यदि आप शांति, स्वच्छ पर्यावरण और मानव हितैषी जीवन स्थान को महत्व देते हैं, तो आइसलैंड एक ऐसा निवेश है जो कभी निराश नहीं करता। आइसलैंडिक भोजन, जहां परंपरा मिलती है आधुनिक स्वाद से। आइसलैंडिक व्यंजन स्वयं भूमि का प्रतिबिंब है, जंगली, देहाती, लेकिन गहराई से अर्थपूर्ण। एक ऐसा देश जो कठोर सर्दियों और बंजर मिट्टी से बना है, वहाँ पारंपरिक व्यंजन केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मकता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति गहरे सम्मान से जन्मे। स्कायर पारंपरिक गाढ़ा दही लगभग हर आइसलैंडिक भोजन का प्रमुख हिस्सा है, नाश्ते से लेकर मिठाई तक। इसके हल्के खट्टेपन, मलाईदार बनावट और उच्च प्रोटीन सामग्री के कारण स्कायर ने 1000 वर्षों से अधिक समय तक आइसलैंड के लोगों का पोषण किया है। फिर है भेड़ के मांस का सूप, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व्यंजन जिसमें कोमल आइसलैंडिक भेड़ का मांस, आलू और स्थानीय सब्जियां होती हैं, जिन्हें धीमी आंच पर पकाया जाता है। समुद्री भोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैल्मन, कॉड और हैलीबट को अक्सर सादे ढंग से तैयार किया जाता है, जिससे उनका ताज़ा समुद्री स्वाद बरकरार रहता है। फिर भी आइसलैंडिक भोजन अपने अधिक साहसी विकल्पों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे हाकाल, फर्मेंटेड शार्क और स्वीद, भुना हुआ भेड़ का सिर। एक समय ये व्यंजन राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक थे, लेकिन हाल ही में कुछ को आधुनिक पर्यावरणीय और नैतिक चिंताओं के कारण प्रतिबंधित या सीमित कर दिया गया है। आज आइसलैंडिक शेफ अपने पाक पहचान को फिर से गढ़ रहे हैं, पारंपरिक स्वादों को आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाकर एक नई नॉर्डिक पाक शैली बना रहे हैं। यह विरासत का उत्सव है जो वैश्विक स्वादों को भी संतुष्ट करता है, एक ऐसा भोजन अनुभव प्रदान करता है जो जड़ से जुड़ा हुआ भी है और भविष्यवादी भी। स्कायर स्वादिष्ट है, सैल्मन ताज़ा है, लेकिन कौन है जो फर्मेंटेड शार्क या भुना हुआ भेड़ का सिर आजमाने की हिम्मत रखता है? टिप्पणी करें। क्या आप हैं डर न मानने वाले खाने के दीवाने, या कृपया सुरक्षित मेनू ही दें टीम के सदस्य? आइसलैंड केवल एक स्थान नहीं है, यह एक एहसास है, एक ऐसी भूमि जहां अग्नि बर्फ से मिलती है, मिथक विज्ञान से मिलते हैं और हर पल जादू जैसा लगता है। तो बताइए, आप सबसे पहले क्या खोजना चाहेंगे? आधी रात का सूरज, नॉर्दर्न लाइट्स या वाइकिंग भोज?